नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद अब लगता है कि कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव करने वाली है और उनकी नजर देश के सबसे बड़े राजनीतिकारों में से एक प्रशांत किशोर पर है। ये वही प्रशांत किशोर 2017 में पीएम मोदी की जीत, 2015 में नीतीश कुमार की जीत और 2021 में ममता बनर्जी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है और माना जा रहा है कि वो गुजरात और हिमाचल चुनाव से पहले कांग्रेस से जुड़ सकते हैं। पीके ने कांग्रेस को इसका ऑफर भी दिया है। पीके ने इस संदर्भ में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की है, जिसमें माना जा रहा है कि लंबी चर्चा हुई और प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की रणनीति में साझेदार बनने की बात भी कही। पिछले दिनों गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी ने इस पर सबकी राय ली और नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस पर फैसला लेने के लिए अधिकृत भी कर दिया। प्रशांत किशोर और कांग्रेस आलाकमान के बीच फिर कुछ खिचड़ी पक रही है। गुरुवार को किशोर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। पीके की एंट्री से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और ये और ज्यादा तेज हो सकता है। पार्टी पहले से ही G23 ग्रुप और अन्य नेताओं के बगावती तेवरों से जूझ रही है। पिछले साल सितंबर में भी कांग्रेस हाईकमान और पीके के बीच बैठकों का दौर चला था। उस वक्त चर्चा थी कि पीके को सीनियर पोजीशन पर लाया जा सकता है। तब कई सीनियर कांग्रेसी पीके के खिलाफ थे। सोनिया गांधी के सामने ये साफ कर दिया गया था कि एक रणनीतिकार के रूप में तो उन्हें पीके मंजूर है, मगर टॉप पोजीशन देना ठीक नहीं होगा। G23 के नेता भी पीके को पार्टी में शामिल करने के खिलाफ है। वैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने पर प्रशांत किशोर ने एक तरह से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। पीके ने कहा था कि वह किसी भी पार्टी के लिए चुनावी रणनीतिकार का काम नहीं करेंगे। अब कांग्रेस के साथ पहले गुजरात चुनाव और फिर 2024 आम चुनाव के लिए साझेदारी की अटकलों के बीच सवाल उठता है कि क्या पीके अपनी कसम तोड़ देंगे। वैसे प्रशांत किशोर 2017 में उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। पंजाब में पीके कांग्रेस की सरकार बनवाने में कामयाब रहे थे। यूपी में उन्हें सफलता नहीं मिली थी और पीके ने एक इंटरव्यू में खुलासा भी किया था कि यूपी में राहुल गांधी ने करीबी नेताओं की बात मानकर अखिलेश से गठबंधन कर लिया, जिस वजह से पार्टी की करारी हार हुई है। ऐसे में प्रशांत किशोर का साथ हाथ के साथ आना कहां तक हाथ को आगे बढ़ाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रशांत किशोर के साथ में खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। और तो और हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान पर सवाल खड़े हुए, राहुल प्रियंका को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में लाजमी है कि पीके को लेकर कांग्रेस में घमासान बढ़ने के पूरे चांस हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रमाकांत मिश्र जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत आपका। चंद्रेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। और राहुल लाल जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विवेक सिंह जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चंद्रेश जी आप ही के साथ में शुरुआत करूंगी कि अटकलें तो देखिए शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी की कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो आधिकारिक तौर पर कब तक ऐलान हो सकता है? मेरी आवाज पहुंच पा रही है चंद्रेश जी आपके पास? चंद्रेश जी, कब तक शामिल हो सकते हैं पीके, क्योंकि अटकलें तो काफी समय पहले से शुरू हो चुकी थी। इस संदर्भ में हमने कहा कि जितनी सूचना आपको प्राप्त है उतना हमें भी है। प्रशांत किशोर जी के कांग्रेस में 1.5 साल से लगा आधिकारिक सूचना तो हम लोग तक अभी तक पार्टी हाईकमान से निर्देशित नहीं किया गया है जो हम पब्लिकली स्टेटमेंट दे पाए। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर जी पार्टी में यदि आते हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम दोनों के लिए एक अच्छा मैसेज होगा, दोनों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए भी और प्रशांत किशोर जी के लिए भी, दोनों के लिए एक शुभ संकेत होगा। और कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यदि उससे कोई भी व्यक्ति जोड़ना चाहता है, उसके साथ जुड़कर कार्य करना चाहता है, तो उसका स्वागत है, हर स्तर पर स्वागत है। कहीं से कांग्रेस पार्टी किसी को रोकने का काम नहीं करती है। और इस संदर्भ में मैं कोई एक फिक्स डेट आपको नहीं बता सकता कि किस तारीख को प्रशांत किशोर जी पार्टी के साथ आधिकारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि लगातार ऐसा मैसेज और सुनने में खबर मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हमें भी आ रहा है
कि प्रशांत किशोर जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ सकते हैं और जुड़कर आगे की रणनीति तय कर सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक युद्ध स्तर पर अभियान बनाकर आगामी लोकसभा चुनाव को लड़ा जाए। और मुझे लगता है कि यदि प्रशांत किशोर जी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो यह पार्टी के लिए भी बेहतर होगा और प्रशांत किशोर जी के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन चंद्रेश जी, प्रशांत किशोर इससे पहले ऐलान कर चुके हैं रिटायरमेंट का, उसके बाद में अब ये अटकलें, आप तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, बेहतर तरीके से जानते होंगे कि आने वाले दिनों में शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि काफी समय पहले ही ऐलान कर दिया था उन्होंने। देखिए क्या है ना मैडम कि इस राजनीति में संभावनाओं को सीमित नहीं किया जा सकता। राजनीति में हर चीज की संभावनाएं बनी रहती हैं और ये दौर चलता रहता है। और बिल्कुल आधिकारिक कोई सूचना मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन इतनी बात जरूर मैं कह सकता हूं कि हाँ, ऐसी अटकलें हैं कि प्रशांत किशोर जी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर आगे कार्य कर सकते हैं। और ये सूचना जितना आपको पता है उतना ही सूचना हमें प्राप्त है। अब इस संदर्भ में डिसीजन लेने का काम पार्टी हाईकमान का है। तो देखते हैं कि प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी और दूसरे जो हमारे वरिष्ठ नेता बैठकर इस संबंध में क्या निर्णय लेते हैं, की होती है, क्या क्या दोनों के अपने अपने मानक होता है और कैसे एक दूसरे के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं, ये बात की बात है। हाँ, ये बात जरूर कर सकते हैं। ठीक है रमाकांत जी, 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कांग्रेस पार्टी में। प्रशांत किशोर को भी शामिल करने को लेकर अटकलें जो चल रही थी, उस पर चंद्रेश जी ने, मुझे लगता है आपने भी बखूबी सुना होगा। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। अमनदीप जी, यहाँ पर हम लोगों को सब विदित है जो कि कांग्रेस के अंदर में जो अंतर कला है, ये सब कोई हम सब विदित है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर में जो एक दरबारी संस्कृति है और जो कांग्रेस की एक नकारात्मक राजनीति हम सब पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो कोरोना के समय की बात अगर ले लें या आप किसी जो पुराने विषय थे राफेल के मुद्दे के ऊपर में ले लें, 370 के मुद्दे के ऊपर ले लें, सीए एनआरसी के मुद्दे पर ले लें, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जहां पर जो कांग्रेस ने जो अपनी नकारात्मक राजनीति जो एक छाप छोड़ी है देश के ऊपर में। देखिए, प्रशांत किशोर जी आ जाएंगे, ये चलिए कांग्रेस का अपना अंदरूनी है जो किससे मिलते हैं, किससे रणनीति तैयार करते हैं, इसमें कोई मैं भाजपा की तरफ से ऐसा कोई ना हस्तक्षेप होगा और न कुछ किसी इस तरह की। जहां तक बात है एक जो कांग्रेस के अंदर में एक तो नकारात्मक राजनीति जो कुछ सालों में हुई है, उसको परहेज करने के लिए प्रशांत किशोर क्या करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कार्यकर्ता इनके पास नहीं है। चंद्रेश जी हालांकि इत्तेफाक रखते होंगे या नहीं रखते होंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनके अंदर में जो कार्यकर्ताओं की एक कमी है जो हम लोगों ने देखा भी है, जो कि कार्यकर्ताओं का अभाव इस तरह से था जो कोरोना काल के में भी जो है उस संकट में भी इनके पास न कार्यकर्ता थी न वो सेवा का एक भाव था इनके अंदर में। तो कांग्रेस का एक बहुत सारा एक ऐसा जो संगठन के अंदर में जो है बहुत सारी ऐसी स्थिति है जो इसके लिए गुजरात हो चाहे हिमाचल हो, आपने देखा होगा जो किस तरह से पंजाब इनके हाथ से निकल गया। जिस पंजाब के ऊपर में चन्नी साहब कहते थे यूपी और बिहार के ऊपर में किस तरह से उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जो कि अरे भैया भैया कह करके बुला कहते थे जो कि हम इस भैया सबको बाहर कर देंगे। तो इस तरह का जो राजनीतिक एक नकारात्मक राजनीति जो एक वर्ग विशेष हो या भेदभाव वाली जो स्थिति है, इसको किस तरह से भेदते हैं प्रशांत किशोर जी, ये बहुत बड़ी दिलचस्पी होगी और यही सब देखने वाली बात है जो कांग्रेस के अंदर में ये हमेशा से हम देख रहे हैं, कुछ सालों में ये चलता आ रहा है। ठीक है, चंद्रेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पूर्वक मैं ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सकारात्मक और जनहित के मुद्दों पर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति ही नकारात्मक राजनीति से हुई है और इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ये है कि जब कांग्रेस पार्टी इस देश को जोड़ने का कार्य कर रही थी, अखिल भारतीय संघ के निर्माण का कार्य जोरों शोरों पर कर रही थी, तब देश को तोड़ने वाले जिन्ना के साथ मिलकर ये लोग पश्चिम बंगाल में सरकार बना रहे थे। जब इन्होंने कोरोना काल की बात की, आपने देखा कि दिल्ली में यूथ कांग्रेस की तरफ से लोगों को दवाई, मेडिसिन, रेमडेसिविर और भी दूसरे जो किट हैं, दूसरे खाने पीने की व्यवस्था लगातार उपलब्ध कराई जा रही थी। प्रियंका गांधी जी ने गोरखपुर जिले में, जो मेरे संज्ञान में था, टैंकर मतलब एक बहुत बड़ा गाड़ी उन्होंने सैनिटाइजर से लदा हुआ टैंक उन्होंने भेजा
उसके साथ डिब्बी में जो कोरोना काल की दवाइयां थी वो डोर टू डोर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कंपेयर करके पहुंचाने का काम किया। तो ये कहीं नहीं थे, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस संदर्भ में कहीं दिखाई नहीं दिए। और यूथ कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवासन जी को लोगों ने, मीडिया ने खूब सराहा, खूब समर्थन और सहयोग प्रदान किया। तो सबने देखा कोरोना काल में कौन क्या कर रहा था। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने चुनावी जीत हार की बात की, इसी देश के लोगों ने लगातार 50 साल से अधिक समय तक कांग्रेस को वोट दिया, सरकार बनाई, सम्मान दिया, प्यार दिया। इसी देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को सम्मान और प्यार दे रहे हैं। तो राजनीति में ये चक्र चलता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां और बड़े बड़े लोग चुनाव हारे हैं। तो चुनाव का हारना जीतना राजनीति को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं करता। हमारा जो राजनीतिक उद्देश्य है, हमें उत्तर प्रदेश में 2 सीट मिला है, लेकिन जो 2.5% लेकिन चंद्रेश जी, ये 5 राज्यों में पहली बार नहीं हुआ है ना। कांग्रेस पार्टी जो देश के तमाम राज्यों में जिसकी सरकार हुआ करती थी, वो 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं जल्दी से उनका जवाब ले लूं, उसके बाद में एक एक रिएक्शन बाकी मेहमानों के वापस सरापी को मंच दूंगी। रमाकांत जी, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। चंद्रेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है। राजनीति में उतार चढ़ाव होता है और लगा रहता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इससे भी हम बिल्कुल सहमत हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, कांग्रेस को 55 सालों से जनता ने प्यार दिया था, लेकिन कांग्रेस इन 55 सालों में आपको आत्मचिंतन करे तो पता चल जाएगा, जो कि 2014 के बाद की स्थिति और 2014 से पहले की स्थिति। आप बिल्कुल चंद्रेश जी ईमानदारी के साथ आप अगर चिंतन करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा जो आपको किन किन विषयों के ऊपर में आपको आत्मचिंतन करना चाहिए था। आज अगर 2 राज्यों के अंदर में सीमित होकर के रह गए हैं, जो कांग्रेस 55 सालों तक इस देश के ऊपर में शासन किया, और क्या स्थिति रही या क्या ऐसे विषय थे जिनको चिंतन करना चाहिए था, जो कि आज आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन गई। और जिस पंजाब के ऊपर में रमाकांत जी, पंजाब तो आपके हाथ भी नहीं लगा ना। रमाकांत जी, पंजाब तो आपके हाथ भी नहीं लगा। और आत्मचिंतन की बात है, उसको लेकर आगे चर्चा करेंगे। पहले विवेक जी का रुख कर लेते हैं। विवेक जी, अगर जैसे कि लगातार अब अटकलें काफी समय से शुरू हो चुकी है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी को कितनी मजबूती मिल सकती है? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, मैं सबसे विश्लेषण अपना करता हूं इस मुद्दे पर, लेकिन मैं सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। वो जो बोल रहे हैं कि सब जगह कांग्रेस दिखती है, आप देखिए हर जगह कांग्रेस दिखती है, हर आपातकाल जब जीत की बात आती है तो कांग्रेस दूर तक कहीं नहीं दिखाई देती है। उनकी बात में दम है। कांग्रेस वैसे दिखती है, लेकिन जब चुनाव होता है, जीत होती है, तो वहाँ कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं होता, जो कि हमने इस चुनाव में जो है 5 राज्यों का हुआ था, हमने देखा। लेकिन रही बात कांग्रेस में आता हूँ जो मेन मुद्दा है, लेकिन रही बात अभी नकारात्मकता की बात हो रही, तो नकारात्मक राजनीति की बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर पर्यायवाची है और दूसरे के पूरक भी है। मैं बताऊंगा लास्ट में कि बाद में कैसे होता है। लेकिन जो बात अभी आ रही थी प्रशांत किशोर जी के बारे में, देखिए प्रशांत किशोर जी का एक अपना व्यक्तित्व है, लेकिन जहाँ जहाँ वो गए हैं वहाँ या तो पार्टी में उन्होंने तोड़ फोड़ किया है या उस पार्टी का वहां से बंटाधार कर दिया है। एक सच्चाई यह भी है। देखिए, सोनिया गांधी एक का जमाना था, राहुल गांधी का आया, फिर प्रियंका गांधी का आया, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस अगर इस भ्रम में है कि किसी रणनीतिकार को लाने से वो चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर के भरोसे अगर कांग्रेस चाहते हैं कि वह चुनावी वैतरणी पार कर देगी, तो यह मुझको एक जो है ना, एक मैं मुझका ही मानता हूँ। कांग्रेस को अगर भरोसा करना चाहिए तो अपने नेतृत्व पे करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, जनता पर भरोसा करना चाहिए, और एक रणनीतिकार लाने से जो है आप चुनावी बाजी जो है गुजरात हो या कहीं का भी हो, आप नहीं पलट सकते हैं। देखिए, जनता का भरोसा, शीर्ष नेतृत्व की मेहनत और ईमानदारी अगर जनता को दिखते हैं तो आपको वोट करेंगे, और एक रणनीतिकार को लाने या न लाने से कोई फर्क मुझे नहीं दिखता है। लेकिन विवेक जी, ये भी एक सच्चाई है कि जिस पार्टी का दामन थामा है प्रशांत किशोर ने, वो पार्टी ने जीत हासिल की है। जी, मैं बता रहा हूँ कैसे जीत हासिल की है। प्रशांत किशोर ने 2017 में यूपी चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस का बंटाधार हो गया, ठीक है कि नहीं? अभी जो शिरोमणि अकाली दल का साथ उन्होंने दिया था, शिरोमणि अकाली दल का आज पंजाब में क्या हाल है आप बताइए। तो देखिए, जिनका उन्होंने साथ दिया है, अगर आप देख लीजिए कांग्रेस में पार्टी से बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर ने थे जो है रणनीतिकार थे ममता बनर्जी के, कांग्रेस का क्या हुआ, कांग्रेस सफाया हो गया।
तो जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर आते हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस में सफाया होना तय होता है। अगर आप पश्चिम बंगाल के उदाहरण पे देखिए, राष्ट्रीय इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे कांग्रेस का क्या हाल है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और प्रशांत किशोर दोनों का बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। और मैं एक बात आप लास्ट में कह दूं, देखिए सीनियर नेता जो है कांग्रेस के या G20 से, ये सबके सब विरोध में है। और जब आपके पार्टी में अंतरकलह हो, आपकी पार्टी के लोग चाहते ना हो, उस दशा में अगर आप प्रशांत किशोर को लाते हैं तो यहाँ आपको फायदा नहीं बल्कि यहाँ आपको नुकसान उठाना जरूर पड़ सकता है। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ प्रशांत किशोर को लाकर अगर कांग्रेस चाहती है कि सारी राज्यों में चुनाव जीत जाएगी या फिर लोकसभा चुनाव जीत जाएगी, तो ये संभव नहीं है। राहुल लाल जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, आप विवेक जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और जो आधिकारिक तौर पर हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला नहीं होगा, टारगेट है लोकसभा इलेक्शन। देखिए, मैं विवेक जी के कुछ बातों से सहमत भी हूँ और कुछ बातों से असहमत भी हूँ। विवेक जी जब ये बोलते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से नकारात्मकता की राजनीति करती है, तो वो फिर भारतीय जनता पार्टी वाली बात हो गई। भाई, विपक्ष का काम है अलग अलग मुद्दों को उठाना, ठीक है, जनता कभी उससे सहमत होती है, कभी नहीं सहमत होती है। भाई, भारतीय जनता पार्टी भी कभी 2 सीटों पे थी, आज प्रचंड बहुमत है। कांग्रेस का भी कभी एक तरह से पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें होती थी और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है कि वो दिल्ली में भी होता था, राज्य सरकारों में भी होता था। तो वो देखिए, राजनीति में बहुत सब उठापटक चलता है। लेकिन हाँ, ये जो उन्होंने जो उसके बाद आगे की बात कही कि कांग्रेस की समस्या का समाधान केवल एक रणनीतिकार से नहीं होगा, इस बात से मैं भी सहमत हूं कि देखिए, कांग्रेस को बदले हुए समय में कई मोर्चों पे अपना संशोधन करना पड़ेगा, अपने कार्य संस्कृति में बदलाव करने की जरूरत है। नंबर 1, जैसे कि अब 23 जैसे लोग हैं, अगर वो पार्टी में एक तरह से निष्ठावान होकर काम करना चाहते हैं तो कांग्रेस को उन्हें रखना चाहिए, नहीं या तो फिर कांग्रेस को अपने पार्टी के भीतर बड़े पैमाने पर जो है कि उसमें सुधार करने की जरूरत है। उसमें अब अप्रैल में चूंकि कांग्रेस का मंथन शिविर होना है, तो क्या उस मंथन शिविर में कांग्रेस क्या प्लान बनाती है उसके ऊपर नजर है। लेकिन हाँ, 2-3 चीजें बड़ी आवश्यक है यहाँ पे कि अगर प्रशांत किशोर को लेके करें, देखिए प्रशांत किशोर के सफलता का भी रिकॉर्ड रहा है, उनके विफलता के भी रिकॉर्ड रहे हैं। तो वो कई मामलों में कई जगह पे सफल भी रहे हैं, कई मामलों पे वो विफल भी रहे हैं। तो केवल एक व्यक्ति के आ जाने से तो कुछ नहीं होगा, जब तक कि वो पार्टी अपने आप में कितना बड़ा परिवर्तन करती है। देखिए, कुछ जगहों पे जैसे मान लीजिए गुजरात के चुनाव है, हिमाचल प्रदेश के चुनाव है, फिर आगे आने वाले समय में जो राजस्थान के चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ के जो चुनाव होंगे, जहां पे कि बिल्कुल आमने सामने का टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, उन जगहों पे अगर कांग्रेस को अपने आप को बचाए रखना है तो वहां पे उसे विशिष्ट रणनीति की जरूरत होगी। वो किस तरह से आगे देखिए, आज के समय में राजनीति में मैसेजिंग का बड़ा महत्व होता है आगे, लेकिन वो जनता तक उस रूप में नहीं जाती है। तो आप वो कैसे अपने वोटर्स को कैसे प्रभावित करते हैं। इन राज्यों में मैं नहीं मानता, जिन राज्यों की मैं बात कर रहा हूं जहां पे बीजेपी बनाम कांग्रेस की स्थिति है, वहां पे कांग्रेस के पास वर्कर की समस्या नहीं है। हाँ, आपको अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश तरीके राज्य में मैं पहले से कह रहा था कि ये देखिए, कांग्रेस की भूल थी कि आप उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा ताकत झोंक रहे थे और वहां पे आपका संगठन नहीं था। इसके बदले में अगर आप ताकत आप उत्तराखंड में लगाते, ताकत आप मणिपुर में लगाते, मणिपुर में अगर जदयू अच्छा परिणाम दे सकती है बाहर से एक आके पार्टी, तो वहां की परंपरागत पार्टी के रूप में आप अच्छा कर सकते थे। तो इन प्रकार की कोई भूल ना हो। कहां पे देखिए, अगर हम लोग आम आदमी पार्टी की रणनीति को देखें, अगर अमनदीप जी इन 5 चुनाव में पहले उन्होंने उत्तराखंड में अच्छा खासा जो है उन्होंने लगाई अपनी एनर्जी, लेकिन वो जल्दी समझ गए कि उत्तराखंड में उनके लिए कोई विशेष स्पेस नहीं है, तो उन्होंने उत्तराखंड में अपनी एनर्जी लगानी बंद कर दी। उनको पता था कि पंजाब में अगर वहां पे उनको जमीन पर रिस्पांस काफी बेहतर मिल रहा था, तो उन्होंने सारी एनर्जी अपने पंजाब में लगाई। उत्तराखंड में शुरुआती तौर पे उन्होंने एनर्जी लगाई, बाद में नहीं लगाई। तो ये इस प्रकार से कि कहां पे परिणाम आने की संभावना है, कहां पे हम कितनी एनर्जी लगाएं, हमारी क्या योजना होनी चाहिए, अगर सामने में भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है तो उसके लिए क्या नीति होनी चाहिए, किस तरह से हम एक्टिव हो। अगर ऐसे में प्रशांत किशोर, देखिए हमें अभी भी याद है कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले भी कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच में वार्तालाप हुई थी, लेकिन तब वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अभी इस समय जब कांग्रेस बिल्कुल निगेटिव हालत में है, एक तरह से चुनाव में जिस तरह से परिणाम को उनको झेलना पड़ा है, तो वैसे स्थिति में प्रशांत किशोर फिर से एक्टिव हुए हैं और वो खुद ही पहल कर रहे हैं कि एक तरह से वो कुछ सक्रिय भूमिका कांग्रेस के भीतर निभाएं। लेकिन एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा मनदीप जी, कि कांग्रेस को यह भी चीज सोचना पड़ेगा कि अलग अलग, जैसे कि वो कर्नाटक के मामले में कोनू गोलू प्रशांत किशोर के पूर्व सहयोगी है, उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो इन लोगों के बीच में पहले तो ये लोग एक ही साथ संगठन में काम कर रहे थे, बाद में आके इनके कुछ मतभेद की स्थिति हुई थी। तो आप कई सारे रणनीतिकार रखते हैं, तो उनके बीच में कैसे तालमेल रहेगा,
क्या आप राज्य वाइज बंटवारा करेंगे? ये सब चुनौतियां भी कांग्रेस के पास होंगी वाकई में, क्योंकि G23 के जो नेता हैं वो पहले भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी के सामने खुद एक ये बड़ी चुनौती है। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से उनको सुन लेते हैं। जी जी, देखिए मैं ये कह रहा था, राहुल गांधी जी बहुत जो है विद्वान व्यक्ति है, उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए नीति, नीयत, संगठन और नेतृत्व, अगर चार आपके साथ हैं तो आप चुनाव कोई भी हो आप जीत सकते हैं। देखिए लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है नेतृत्व। अगर आपका नेतृत्व ठीक है तो आपकी नीति ठीक बनेगी। अगर आपका नेतृत्व ठीक है तो आपकी नीयत पर भी लोग संदेह नहीं करेंगे। अगर आपका नेतृत्व ठीक है तो आपका संगठन भी और मजबूत होगा। तो कहीं ना कहीं नीयत, नेतृत्व और संगठन पे जो है फोकस करना चाहिए, ना कि एक रणनीतिकार पे। मैं तो बोलता हूँ अगर राहुल लाल जैसे लोग ही अगर कांग्रेस में आ जाए तो कांग्रेस का भला हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग जो है आपको ठीक बात बताएंगे आपको करना क्या चाहिए। देखिए मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट है, मेहनत करना। और अगर आप किसी भी इलेक्शन होता है, आप साल में मेहनत नहीं करोगे, आप 2 महीने पहले जाओगे, आप पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करोगे, तो जनता आप समझते हैं पार्ट करना पड़ेगा और मेहनत करते हुए आपको देखना पड़ेगा। रही बात, मैंने जो बात की नकारात्मक राजनीति की, मैंने तुष्टीकरण के संदर्भ में बात किया था। मैंने पार्टी का फायदा जो है कहीं ना कहीं देश के ऊपर हो गया था कांग्रेस पार्टी के लिए। इस संदर्भ में मैंने नकारात्मक राजनीति की बात की। ठीक है, लेकिन आप दोनों ने जो बात कॉमन कही कि सिर्फ किसी को ले आना पार्टी में उससे जीत होगी, ये संभव नहीं है। पार्टी में कुछ और भी बदलाव होंगे, आत्ममंथन की जरूरत है। चंद्रेश जी से जवाब ले लेते हैं। चंद्रेश जी, इस पर आपका क्या सोचना है? इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी चुनाव हो वो संगठन के द्वारा लड़ा जाता है और संगठन के द्वारा जीता जाता है और संगठन कार्यकर्ताओं से बनता है और कार्यकर्ताओं के बिना ना हम कोई चुनाव लड़ सकते हैं ना चुनाव जीत सकते हैं, चाहे आपकी रणनीति कितना भी अच्छी क्यों न हो। हाँ, ये जरूर कांग्रेस पार्टी से मैं ये मानता हूँ या महसूस हम लोग भी कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमसे ये गलती हुई है कि हमने संगठन को मजबूत करने के लिए और गांव स्तर तक संगठन को ले जाने के लिए जो युद्ध स्तर पर कार्य हमें करने चाहिए थे, शायद हमसे नहीं हो पाई। ये हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है। चंद्रेश जी, अब वो आत्ममंथन कहाँ तक पहुँचा है? 10 मार्च को नतीजे आ गए थे, मैं बता रहा हूँ वो आत्ममंथन अब कहाँ तक पहुँचा? क्योंकि बैठकें तो लगातार जारी है। जी, कांग्रेस पार्टी युद्ध स्तर पर इस पर कार्य करे। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि हमारे विपक्ष के लोग भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत हो, क्योंकि वो कांग्रेस में देश का भविष्य देख रहे हैं। इसको हमारे लिए सकारात्मक रूप में लेना चाहिए और युद्ध स्तर पर कार्य। अभी एक छोटा सा प्रोग्राम कल परसों में लॉन्च हुआ है, यंग इंडिया का बोल, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम है यूथ कांग्रेस का, जिसके तहत पूरे देश से नौजवानों को हम बुला रहे हैं और उसे कांग्रेस पार्टी का, यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता बनाकर, स्पोक्स पर्सन बनाकर एक आवाज देश के अंदर हम भेजना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है और बड़े युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी अपने पुरानी स्थिति में वापस आएगी और हमें उम्मीद नहीं, दो पूरा विश्वास है कि 2024 में लाल किले पर झंडा कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री फहराएगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और अगले प्रधानमंत्री 2024 में हम लोग राहुल गांधी जी को बनाएंगे। यानी कि विपक्ष भी अब मजबूत होने जा रहा है। सत्ता पक्ष इसको किस तरह से देखता है? उससे पहले रमाकांत जी, कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, यानी कि अब भी ताकतवर होने वाला है। कहते हैं कि अगर विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार के फैसलों को लेकर ये काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक अच्छी सरकार के पीछे एक मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी होता है। तो अब बीजेपी पार्टी से किस तरह से देखी है? देखिए अमनदीप जी, यहाँ पर विवेक जी और राहुल लाल जी बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे और उन्होंने बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया। यहाँ पर किसी के आने से अगर संगठन या पार्टी में कुछ बदलाव हो जाता और उन्होंने एक जीत का मंत्र अगर दे देता तो वो मैं इस चीज को मैं नहीं मानता, जैसे हमारे विश्लेषकों ने भी माना है इस चीज को। लेकिन जहां तक बात है लोकतंत्र की खूबसूरती, वो है ही इसी में कि अगर विपक्ष मजबूत हो और सत्ता पक्ष, और दोनों के एक दूसरे की मजबूती, एक दूसरे के ऊपर में प्रश्न उठाना, ये सब सारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये बहुत अच्छी चीज है। चंद्रेश जी के इन बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन जहां तक बात है 2024 की, अभी ये बात कर रहे थे, जो कि 2024 में राहुल गांधी जी लाल किला के ऊपर में झंडा फहराएंगे, ये मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही इन्होंने विश्लेषण कर लिया
और इस तरह का जो इन्होंने अपना एक विचार रखा हुआ है, ठीक है, पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते इस तरह का विचार होना चाहिए, लेकिन 2024 में जिस तरह से 2019 में या 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अपना आशीर्वाद और प्यार दिया, निश्चित तौर पर यही 2024 में भी दोहराई जाएगी। उसकी वजह बता रहा हूं, क्योंकि संगठन जो है हमारा इतना, चाहे आप अगर बूथ लेवल तक अगर देख लें, चाहे अगर आप ऊपर के स्तर को देख लें, तो निश्चित तौर पर आपको मजबूती जरूर नजर आ जाएगी। जो आपने अभी हाल फिलहाल आपने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 में जिस तरह से जनादेश मिला है और जनता का आशीर्वाद मिला है, निश्चित तौर पर यह हमको दर्शाता है जो कि हमारी संगठन की जो मजबूती है वो छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े कार्यकर्ता तक। आपने देखा होगा जो गृह मंत्री भी जो वहां पर एक घर घर जाकर के पर्चे बांटते हैं, इस तरह की स्थिति अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के अंदर में अभी बहुत ही इसको विकसित करना पड़ेगा। एक प्रशांत किशोर जी की मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो कि उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा नहीं फर्क पड़ेगा, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इस चीज को समझेगा। और जहां तक बात है जो कि इस तरह के संगठन की मजबूती को रखते हुए, संगठन की मजबूती को आधार बनाते हुए अगर कोई पार्टी अगर कहती है जो कि हाँ हम परचम लहराएंगे, हम विजय पताका फहराएंगे, तो मैं इस चीज से इत्तेफाक रखता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है राहुल लाल जी, कांग्रेस के सामने इसे कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं? क्योंकि देखिए बार बार ये आरोप लगते हैं कि गांधी परिवार के अलावा किसी और को मौका नहीं दिया जाता पार्टी में, और जाहिर सी बात है कि अगर कोई दिग्गज रणनीतिकार आता है तो वो किसी बड़ी ही पोजीशन पर आएगा, तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती। नहीं, देखिए चुनौती वो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हर हालत में भी चुनाव जीतना चाहेगी। एक तरह से कांग्रेस के प्रासंगिकता का सवाल है ये, क्योंकि देखिए जो सवाल तमाम कांग्रेस के, ऐसा नहीं कि कांग्रेस मुद्दे अच्छे नहीं उठा रही है, लेकिन हाँ चुनाव में वो परिणाम जिस तरह से जो परिणाम देना चाहिए वो परिणाम नहीं दे पा रही। इस कारण से विपक्ष भी कमजोर हो रहा है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं अमनदीप जी। देखिए जैसे उदाहरण के लिए आप लीजिए हरियाणा का चुनाव, आप देखिएगा जो पिछले जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था तब एक तरह से, अब तो वो नहीं रहे, स्वर्गीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो है गुजरात से ही आते हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि हम लोग 13-14 सीटों से ज्यादा पे नहीं आएंगे। तो आप पहले से ही इस मानसिकता के साथ आप मैदान में जा रहे थे, जबकि जनता ने आपको 30 से ज्यादा सीटें दी। तो देखिए जनता कई बार आपको जिताना चाह रही है, तो आपको जनता की क्या इच्छाएं हैं, जनता क्या चीज चाह रही है। 2004 का लोकसभा चुनाव कौन नहीं जानता? देखिए हर चुनाव अलग अलग चुनाव होता है। 14 में भारतीय जनता पार्टी जीती है, 19 में जीती है, 24 अभी भविष्य के घर में छुपी हुई है। अगर विपक्ष सही रणनीति दिशा के साथ जनता के मूलभूत मुद्दों के साथ संघर्ष करेगा तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन राहुल जी इस बार तो वाजिब मुद्दों को उठाया गया था। अटल बिहारी राहुल जी इस बार तो वाजिब मुद्दों को उठाया गया था, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, ये तो देखिए 2 बड़े मुद्दे हैं देश के, उसको भी भुनाने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। अमनदीप जी देखिए वही मैं कह रहा हूं ना कि मैसेजिंग आप किस तरह से जनता की बात को कैसे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप भी उस बात को पहुंचा रहे हैं और उसके प्रत्युत्तर को भारतीय जनता पार्टी भी पहुंचा रही है। तो आप कैसे भरोसा जताएं कि आपके बात में दम है, ये एक बहुत बड़ा चीज होता है। जैसे हमें याद है अभी भी कि आप, वही मैं कह रहा था, जैसे 2004 का चुनाव था, 2004 के समय में ऐसा नहीं था, कांग्रेस को लेकर कांग्रेस खंड में बड़ी शांति की स्थिति थी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विराट नेतृत्व के व्यक्ति थे, उन्होंने चुनाव समय से पहले ही कराने की घोषणा करा दी थी। यह मानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है, लेकिन क्या परिणाम आए हम लोगों ने देखा। तो इसलिए अगर पार्टियां अभी से, अगर कांग्रेस पार्टी अभी से अलग अलग स्तरों पर जो चुनौतियां आती हैं और कांग्रेस में कितना परिवर्तन करती है, क्योंकि देखिए समय के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पूरे इलेक्शन के मैनेजमेंट को वो पूरा बदला है। उसको आप उसके हिसाब से कितना बदलते हैं। आपको पार्ट टाइम वाले राजनीतिज्ञों से काम नहीं चलेगा, आपको फुल टाइम राजनीति में देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, देखिए अखिलेश यादव के जो परिणाम प्राप्ति हुए वो 1 साल राजनीति में एक्टिव रहे, बाकी 3 साल नहीं रहा। ठीक है, प्रियंका गांधी पहले से एक्टिव थी, लेकिन उनका संगठन नहीं था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। लेकिन कांग्रेस के लिए अब आवश्यक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो वो पट्टी है जहां पर सीधे सीधे भाजपा बनाम कांग्रेस की स्थितियां बनी हुई हैं, वहां पे उनके पास संगठन है, वो अपने कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरे, नेता किस तरह से सुपर एक्टिव रहे, इन मुद्दों पे काम करेंगे। हमें अभी भी याद है कि जो पिछला गुजरात का विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पे कांटे की टक्कर की स्थिति हम लोगों ने देखी थी। तो आप कम से कम एक तरह से विपक्ष की ये भूमिका होनी चाहिए
कि आप किसी को खुलेआम एक तरह से आप कठोर टक्कर दीजिए, जनता के साथ अपने आप को जुड़िए। हाँ, अगर इस मामले में आपको लगता है कि प्रशांत किशोर भी आपको सहयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का सहयोग के साथ साथ पार्टी में बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे परिवर्तन की जरूरत होगी। क्या उन परिवर्तन को कैसे कर पा रहे हैं? तो देखिए, इसके लिए कांग्रेस की तरफ से जवाब भी आ रहा है कि जो मंथन शिविर अप्रैल में होगा वो मंथन शिविर काफी महत्वपूर्ण होगा। तो क्या वहां से उस मंथन शिविर के मंथन से कुछ अमृत के कुछ वैसे तत्व निकलेंगे वहां पे जो रियल में विपक्ष में जान फूंक सके? वो एक देखने वाली चीज होगी, क्योंकि आपको अपने कार्यशैली को बदलने की जरूरत है। और मैं तो बार बार कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि G23 जैसे जो लोग हैं वो उनको भी देखने की जरूरत है कि अगर या तो फिर वो हमेशा असंतुष्टि बने रहना चाहते हैं, या अगर वो असंतुष्ट बने रहना चाहते हैं तो आप बाहर जाइए। देखिए, महंगाई का ही मामला है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2014 तक महंगाई के मामले को जिस तरह से उठाती थी, कांग्रेस उस तरह से इस मुद्दे को नहीं उठा पाई है। क्यों भाई? कपिल सिब्बल क्यों नहीं कंधे पे लेके घड़ा लेके चल सकते हैं? क्यों नहीं कंधे पे वो अपने सिर पे जो है कि वो रसोई गैस लेके जा सकते हैं? हम लोगों ने इस प्रकार के खूब सारे धरने प्रदर्शन हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के में देखे थे। स्मृति ईरानी लगातार महंगाई के मामले को लेकर किस तरह से दिल्ली में सक्रिय रहती थी, तो वो सक्रियता आप नहीं दिखा रहे थे। ये इंटेंसिटी का अंतर है अमनदीप जी। चंद्रेश जी से जवाब ले लेते हैं। चंद्रेश जी, राहुल जी आपको एडवाइस भी दे रहे हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, और आप मुस्कुरा भी रहे हैं। ऐसा है कि सर में पॉलिटिकल साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट तरह की चीज होती है, और ये विषय इतना आसान होता तो शायद यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया भी जाता। देखिए, ऐसा है ना मैडम कि ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों को नहीं उठाया। जब भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी लेकर आई, कांग्रेस पार्टी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि ये फेल हो जाएगा और इससे देश के कुटीर उद्योग, लघु उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। वही घटना घटी। जब जीएसटी लेकर मोदी जी आए, राहुल गांधी जी ने कहा ये बब्बर शेर टैक्स है, ये तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। रिजल्ट सामने है। कोविड काल में कांग्रेस पार्टी ने लेटर लिखा प्रधानमंत्री को कि वैक्सीनेशन पर आप फोकस करें। और एटलीस्ट उसी डिसीजन को 1 महीना बाद सरकार को मानना पड़ा, जो डिसीजन पार्टी ने सुझाव दे दिया था। जितने इन्होंने योजनाएं लिए हैं, जितनी इन्होंने नीतियां बनाई हैं, बड़े फैसले लिए हैं, उन सब पर कांग्रेस पार्टी ने जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। राहुल जी, दरअसल में होता क्या है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी। इसमें होता क्या है कि जब एक विषय से कोई दूसरा विषय जुड़ जाता है तो हम मूल विषय को भूलकर दूसरे विषय के साथ कंडीशनिंग कर लेते हैं। तो पब्लिक का भी कंडीशनिंग जो है दूसरे विषय से हो चुका है, जिससे वो मूल विषय की प्रत्याशा में दूसरे विषय पर वोट कर रही है। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको बहुत डिटेल में, इसको नहीं, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट आइडियोलॉजी है। तो ये चलता है जैसे कि आप 90। चंद्रेश जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जनता तक अपनी बात पहुंचाने में सफल रही है, तो इलेक्शन में हार का कारण सर क्या देखते हैं आप? पूरी ईमानदारी से 2 कारण बता दीजिए, हार के कारण क्या देखते हैं आप? 1990 के बाद इस देश में कांग्रेस के खिलाफ कई राजनीतिक विचारधाराएं पनपी। आपने देखा वक्त के साथ वे सारी विचारधाराएं भाजपा को छोड़कर कांग्रेस के साथ स्टैंड की, कांग्रेस के साथ सरकार में रही। समझिए इस बात को। फिर एक समय आया, कांग्रेस पार्टी उभर कर आई, 2004 से लेकर 14 तक सरकार में रही। तो ये दौर जो है चलता रहता है। अटल अडवाणी का युग ही सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने खत्म कर दिया। वो एक युग कहा जाता था, अटल अडवाणी का खत्म हो गया। तो मैं मानता हूं हमारे लिए ये संक्रमण काल का दौर है, लेकिन कांग्रेस में रणनीतिकारों की कमी नहीं है, ये बात जान लीजिए। केवल प्रशांत किशोर एक पहलू है, ऐसे कांग्रेस के अंदर हजारों लाखों प्रशांत किशोर हैं तो सर, जो कार्य कर रहे हैं। बार बार कांग्रेस पार्टी इलेक्शन क्यों हार जाती है सर? इस पर जवाब दीजिए प्लीज। दुनिया का कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो चुनाव नहीं हारा होगा, अच्छा से अच्छा नेता। ये एक स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया है। जब हम लंबे समय तक सरकार में रहते हैं तो स्वाभाविक है कि जनता का वो चेंज करने का एक साइकोलॉजी होता है कि नहीं, हमें गवर्नमेंट चेंज करना है। ठीक है, फिर जनता के बीच हम जाएंगे, मुद्दों को उठाएंगे। किन किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, जैसे बेरोजगारी के मुद्दे पर आई, महंगाई के मुद्दे पर आई, इन्होंने जीडीपी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में तब्दील करने की बात की। आज आर्थिक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, खाने पीने की दाम की चीजों में कीमतें बढ़ गई हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखें तो 101वें नंबर पर भारत चल गया। भूख और प्यास से बच्चे तड़प कर मर रहे हैं। तो
तो हम इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता को समझाएंगे कि जनहित के मुद्दे क्या होते हैं, आपका जीवन किसमें सुरक्षित है, क्या आपको करना है, और निश्चित रूप से हम इस अभियान में सफल होंगे। केवल 5 और 7 साल का चुनाव नहीं होता है, चुनाव और लोकतंत्र चंद्रेश जी, इससे पहले भी इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की गई थी, उनमें क्या कमी रह गई थी जो अब पूरी की जाएगी? ऐसा है मैम कि देखिए, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हाँ। उस सरकार के खिलाफ इस देश में एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, एक भ्रम फैलाया गया और बहुत हद तक उस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। सर, यूपी में तो बीजेपी के खिलाफ सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो गई थी। अखिलेश यादव ने सारी ही पार्टियों से गठबंधन कर लिया था, लेकिन फिर भी तो नहीं हरा पाए ना। और आप सुनिए, आजादी के बाद में ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो पूर्ण बहुमत से सिर्फ 2 ही राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पहला राजस्थान है और दूसरा छत्तीसगढ़ है। तो आप देखिए ना, ग्राफ तो धीरे धीरे करके नीचे ही गिरता जा रहा है। ग्राफ ऊपर नीचे होता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैंने कहा तो कांग्रेस पार्टी खुद अपने अंदर मजबूती लाएगी और बहुत मजबूती से भाजपा का सामना करेगी। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस के अलावा भाजपा का सामना कोई और इस समय वर्तमान में करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस पार्टी को, भाजपा को सिर्फ कांग्रेस से लड़ना है, जबकि कांग्रेस पार्टी को भाजपा के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों से भी लड़ना पड़ता है। जैसे आप देखिए, गोवा में तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जितना वोट पाया, भाजपा और कांग्रेस के बीच मतों का अंतर उतना ही % है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जितना % वोट पाया, भाजपा और कांग्रेस के बीच मतों का अंतर उतना ही है। तो ये तमाम बहुत सारी जो विपक्षी पार्टियां जो भाजपा के विरुद्ध अपने आप को बताती हैं, दरअसल में वो कांग्रेस से लड़ती है, भाजपा से नहीं लड़ती है। तो भाजपा, उत्तर प्रदेश की जहां तक आपने बात की, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा ने चुनाव जीता नहीं। भाजपा 125 से 30 सीट तक उत्तर प्रदेश में सिमट चुकी थी, लेकिन भाजपा ने बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या इंटरनल उन्होंने रिलेशन बनाए, क्या सौदेबाजी किया, क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। को हराने के लिए टिकट दिया और कैंडिडेट लड़ाया। विवेक जी, उसके बाद आप ही का रुख करूंगी, पहले रमाकांत जी का रिएक्शन ले लेते हैं। अमनदीप जी, यहाँ पर इन्होंने कहा, चंद्रेश जी ने, जो कि बीएसपी के साथ क्या हमारी खिचड़ी पक रही थी। मैं कह रहा हूँ, आप भी स्वतंत्र थे, आपको किसी ने हाथ रोका था क्या? आप तो समाजवादी पार्टी से आप लगा सकते थे हाथ, बीएसपी से लगा सकते थे, एआईएमएम से लगा सकते थे, आप भी स्वतंत्र थे। फिर 2 सीट के ऊपर में कैसे सिमट गए? और 2% वोट, वह 24 करोड़ जनता, आप जब उसने इतना बड़ा प्रदेश, उसमें 2% की वोटिंग। चंद्रेश जी, ये तो बड़े ही शर्म की बात है। मैं कहता हूं, आप भी स्वतंत्र थे, हर जगह स्वतंत्र थे। आपके हाथ से पंजाब चला गया, किस वजह से चला गया? आप तो वहां पर बहुत ही ज्यादा चढ़ा होकर के कह रहे थे जो कि नहीं, पंजाब तो हमारे हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हार गए। क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिसी जो है, अभी भी आप कह रहे हैं जो कि भाजपा के साथ। मैं कह रहा हूं, विपक्ष मजबूत हो, ये बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती होगी, विपक्ष मजबूत हो, लेकिन इस पॉलिसी के साथ नहीं। केवल आरोप प्रत्यारोप के दौर में अगर आप जीते रहेंगे तो ना आप संगठन मजबूत बना पाएंगे और न ही फिर दोबारा आप सत्ता में, क्योंकि भाजपा का एक ही है उद्देश्य, कांग्रेस मुक्त भारत, और इस मिशन के तहत हम लोग काम भी कर रहे हैं। और जहां तक बात है, आप 2 स्टेट तक सीमित रह रहे हैं अभी, और उसके बाद मुझे लग रहा है वो भी 2 स्टेट आपके हाथ से जल्दी निकलेगा। चंद्रेश जी का रिएक्शन लूंगी, इससे पहले विवेक जी। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास, लेकिन पहले विवेक जी की बात सुन लेते हैं। देखिए अमनजीत जी, मैंने बहुत देर से बात सुनी और अभी चंद्रेश जी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे और मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था, हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइकोलॉजी बहुत कठिन है। देखिए, पॉलिटिकल साइकोलॉजी बहुत आसान है और मेरे गांव का बैठा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, वो भी पॉलिटिकल साइकोलॉजी को समझता है, और आप इसे मत कहिए। हाँ, कठिन क्यों है पॉलिटिकल साइकोलॉजी, कठिन क्यों है, और खास करके कांग्रेस के लिए मैं बताता हूँ। जब आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे कि देश का 150 नंबर के पीछे जो हमारे देश का स्थान है, ऐसी सर्वे जहां पर जब कोविड-19 का संकट हो, एजेंसी, आज मुझे बताइए वो कौन सी एजेंसी है जो और कितने लोगों का सर्वे करते हैं, उसकी कितने देशों में कितने सर्वे करने वाले लोग हैं, कितने लोगों पर सर्वे किया है, किस आधार से दिया है। जब ऐसे फालतू बात आप करेंगे तो वो पॉलिटिकल साइकोलॉजी जो है ना, वो आसान नहीं होगी। और चंद्रेश जी, आगे आपको बोलने का मौका दूंगी, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, बात पूरी हो जाए। चंद्रेश जी, मैंने आपके बात सुनी है।
तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर आप बात करेंगे और जनता को समझाने की कोशिश करेंगे तो यही होगा पॉलिटिकल साइकोलॉजी कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी। और आपकी पॉलिटिकल साइकोलॉजी उस समय मुश्किल हो जाएगी जब आप महंगाई की बात करेंगे। अरे महंगाई बढ़ी तो मजदूरी नहीं पड़ी है, मुफ्त का राशन उनको नहीं मिल रहा है, मुफ्त में उनको सेवाएं सब्सिडी नहीं बढ़ गई है, तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं। रही बात, आपको अपने नेताओं पे कंट्रोल रखना चाहिए और राहुल गांधी को ठीक से डिसीजन लेना चाहिए। रही बात आत्म मंथन की बात हो रही थी, कांग्रेस को मैं लगातार सालों साल से मैं आत्म मंथन कर रहे हैं, लेकिन निकल क्या रहा है, काल कूट केवल विष निकल रहा है, अमृत को कहीं दिख ही नहीं रहा है। अमृत का तो दूर दूर तक कोई निशान नहीं है, केवल काल कूट विष निकल रहा है और आप आत्ममंथन से आत्ममंथन कर रहे हैं और पता नहीं किसके लिए आप आत्ममंथन कर रहे हैं। रही बात राहुल गांधी पीएम बन सकते, आपने तो ऐलान किया 2024 में राहुल गांधी पीएम बनेंगे। आप मुझे बताइए 2024 में कोई आधार है, कोई देश है? आपकी हर जगह पार्टी जो है रद्दी हो रही है। आपकी प्रियंका गांधी आती है तो आपका और बुरा हाल होता है, राहुल गांधी तो बुरा हाल था ही। आप बताइए किस आधार पे आप कह रहे हैं आपके जनता का सपोर्ट नहीं है, आप अपनी बातों को जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपका अधिकार है, आप किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मुझको भी बना देंगे तो मैं ये साफ स्वीकार कर लूंगा। रही बात 2024 में, आप देखिए 2024 क्या उसके बाद के कई सालों तक अभी आप नरेंद्र मोदी को झेल रहे हैं, मैं कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ, और इसके बाद आपको योगी आदित्यनाथ को झेलना है। तो अभी आप कम से कम 20-25 साल तक भूल जाइए और उसके 24 सालों के बाद आप सोचिएगा कि हाँ किसका राहुल गांधी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। ठीक है, राहुल लाल कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, साथ ही ये भी बताइए कि कांग्रेस पार्टी जो इससे पहले भी इस्तीफे लिए गए, उसके बाद में भी अब एक रणनीतिकार को लाने की जो प्रयास है, अटकलें हैं वो की जा रही है और बैठकें भी लगातार जारी है, क्या इतना काफी है पार्टी को मजबूत बनाने के लिए? ना, खैर इतना काफी तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें जो बड़ी मजबूती से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ कुछ पता नहीं होता। एक चुनाव जरूर एक संदर्भ में हो गया, अभी हम लोग 2022 में हैं और ये घोषणा कर देना कि नहीं अगले 20-25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रहेगी, तो ये बहुत दूर वाली चीज है। आप 2024 के लिए भी अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि ये मामला कहाँ पे जाएगा। हाँ। तो 2029 और उसके बाद आगे के इलेक्शंस के लिए कहा नहीं जा सकता, तो ये तो दूर की चीज हो गई। हाँ, जहां तक बात बची कि आर्थिक चीजों को लेके, देखिए आर्थिक चुनौतियां बहुत ज्यादा इस सरकार के समक्ष है। मैं जो अभी चंद्रेश जी कह रहे थे, मैं उसमें एक चीज जोड़ूंगा कि देखिए चुनौतियां हैं यहाँ पे और सरकार के कई सारे गलत निर्णय हुए। इसी सरकार में जो है कि जो ग्रोथ रेट था वो 9.2% का शानदार ग्रोथ रेट बना हुआ था 2016-17 के प्रथम तिमाही में, लेकिन उसके बाद लगातार ग्रोथ रेट कोरोना काल से पहले ही घटता चला गया था। तो सरकार गलत निर्णय ले रही है, उसके कई सारे दुष्प्रभाव देश को और देश की जनता को झेलनी पड़ रही है। इस बात को, आर्थिक मामलों को जिस तरह से समझाना चाहिए, इसको एक सामान्य जनता तक कैसे पहुंचाना है, वो इनको जब ये अभी रणनीति बनाएंगे अभी भी, तो अभी भी वही मामले हैं अमनदीप जी की, वो कैसे आप जनता तक उसको सामान्य भाषा में पहुंचाते हैं, आपके मैसेजिंग की पूरी शैली क्या होगी। क्योंकि देखिए ये पूरा एक तरह से जो ये लड़ाई है, ये मैसेजिंग की लड़ाई है और परसेप्शन की लड़ाई होती है, और राजनीति में मैसेजिंग और परसेप्शन ही सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे कभी हम लोग कह रहे हैं कि विपक्ष ने जो तमाम मुद्दे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उठाए, कुछ हद तक तो जनता ने कुछ हद तक भरोसा किया विपक्ष पे, जो कि उनकी सीटें समाजवादी पार्टी की बढ़ी, लेकिन फिर भी जनता का मूल भरोसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे बना रहा। तो आपको इन सब चीजों से, अब तक जो घटनाएं घटी है उससे शिक्षा लेते हुए क्या सिस्टम में बदलाव करना है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। साइकोलॉजी हमेशा बदली जा सकती है, साइकोलॉजी किसी के भी कोई अस्थायी नहीं है। अधिकांश वोटर फ्लोटिंग वोटर होते हैं मनदीप जी, वो आज अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो कल वो किसी और को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन आप उसको समझाते कैसे, और इसके लिए संगठन में कई बड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे। 2019 में अगर राहुल गांधी जी ने जब उसमें इस्तीफा दिया था, जो कई कारणों को बताते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उसके ऊपर अब इस मंथन शिविर में पूरा का पूरा वो स्पष्टता एक अंतिम निर्णय की स्थिति में कांग्रेस पार्टी को आना पड़ेगा। ठीक है, इसको लेकर क्या रणनीति है ये चंद्रेश जी से जान लेते हैं। और साथ ही चंद्रेश जी, राहुल जी ये कह रहे हैं कि 2024 की भी राहें आसान नहीं है आपके लिए। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की जड़ें इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है, हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए संक्रमण काल का दौर है। आज देश के अंदर मोदी का दौर चल रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, 2014 से पहले यही मोदी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आते थे और जिस विधानसभा में रैली करते थे वहां भाजपा की जमानत जब्त हो जाया करती थी। समय बदलता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। कांग्रेस पार्टी एक एक बिंदु पर बहुत मजबूती से ध्यान देकर और रणनीति अपनी तय कर रही है और वक्त के साथ ये रणनीति देखने को मिलेगा।
जहां तक बात जनहित के मुद्दों तक को पब्लिक तक ले जाने की बात है, कांग्रेस पार्टी लगातार उसको ग्राउंड लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रही है। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसे भी हो सके हम पब्लिक के बीच जा रहे हैं। और पब्लिक ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ही सेंटर में आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ही देश का विकास कर सकती है। यहाँ तक कि आम लोग भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करके हम ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब कि लोगों के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर आज भी सकारात्मकता बनी हुई है। हाँ, ये जरूर चंद्रेश जी, एडवाइस तो दे रही है जनता, लेकिन वोट नहीं दे रही ना। एडवाइस तो दे रही है लेकिन वोट नहीं दे रही। जनता देखिए, यही जनता देश में 50 साल तक कांग्रेस को जनमत दिया, वोट दिया। तो जनता का जो जनमत है, हम राजनीतिक दलों को उस जनमत का सम्मान करना चाहिए। और जो भी जनमत हमें प्राप्त हो रहा है, उस जनमत को ये विश्वास होना चाहिए कि हमने सही जगह वोट दिया है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 2 सीट पाई, लेकिन हम 401 विधायकों पर भारी पड़ेंगे, जनहित के मुद्दों को उठाएंगे। और देखिए, कांग्रेस पार्टी चंद्रेश जी, इससे पहले मैं आपसे हार के कारण पूछ रही थी, आपने उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद में अब आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं मोदी लहर की, तो यही एक कारण मान रहे हैं? नहीं, मोदी लहर नहीं है। मोदी जैसा लहर जैसी कोई चीज देश के अंदर है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी का कोई लहर नहीं है। ये सिर्फ एक, इसको पॉलिटिकल कंडीशनिंग कहेंगे कि पब्लिक ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे झूठ और प्रोपेगेंडा देश के अंदर फैला चुके हैं और लोगों के अंदर वो भ्रम भर चुके हैं। इन्होंने लोगों को डरा रखे हैं कि भाजपा नहीं रहेगी तो देश में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस डर को हमें दूर करना है और डर के कारण जनता वोट दे रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रमाकांत जी, आप विकास की बातें कह रहे हैं, वो डर बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं, सबसे पहले चंद्रेश जी को, बड़े अच्छा, हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र हैं। मैं उनको कहता हूं जो कि क्या वो तो नहीं डर रहे हैं ना। मैं छोटा सा उनसे प्रश्न कर रहा हूं। देखिए, देश की जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। उसके अपने मुद्दे हैं, उनके अपने विषय हैं, उनकी अपनी चिंताएं हैं। उनको देखने वाला कौन है? क्योंकि कांग्रेस ने जब मुंह मोड़ लिया 2014 के बाद जाकर के भाजपा में उनको विश्वास जगा, जनता ने सोचा नहीं परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन दिखाने के लिए भाजपा हमेशा से ही जो एक मिशन के तहत, एक कमिटमेंट के तहत जिस तरह से भाजपा आई, और निश्चित तौर पर आप देखेंगे 2014 के बाद अगर कुछ राज्यों को छोड़ करके अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर हमने जनता के उन मुद्दों को छुआ जो कांग्रेस उससे अनछुआ थी। और जो कांग्रेस अभी जैसे कह रही है, लेकिन रमाकांत जी, अभी भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर जनता की उम्मीदें हैं। अब दोबारा अगर वोट दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुद्दे खत्म हो चुके हैं। नहीं अमनदीप जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो कि जनता की अपेक्षा हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही है। हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है क्योंकि जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। और जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट जनादेश दे करके जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के ऊपर में हम खड़े उतरेंगे, उनकी हर एक समस्याओं को दूर करने की पूरी चेष्टा करेंगे। ठीक है। और प्रशांत किशोर को लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे, उस पर एक फाइनल कमेंट मैं आप दोनों राजनीतिक विश्लेषकों का लूंगी। पहले विवेक जी, आपका रुख करूंगी, चाहूंगी बहुत संक्षिप्त में मुझे जवाब दीजिएगा क्योंकि समय की कमी है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, अभी जो चंद्रेश जी ने बताया कि लोग डर की वजह से जो है वोट दे रहे हैं, तो देश के लोगों को डर को कहना इस्तेमाल कर दिया है और आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आपने गलत समझ लिया। चंद्रेश जी, आपको बोलने का मौका दूंगी, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। चंद्रेश जी, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। देखिए, लोगों ने विकास के नाम पे वोट दिया। जिस तरीके से लोगों को सब्सिडीज मिल रही है, जिस तरीके से हमारा जैसे फॉरेक्स जो है आज $650 बिलियन के पास पहुंच गया है, जिस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट $400 बिलियन का क्रॉस कर दिया है, जिस तरीके से हमने इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया है, जिस तरीके से हमने जन सुविधाएं लोगों को मुफ्त प्रोवाइड की है, चाहे वो अनाज के माध्यम से हो, चाहे वो गैस के माध्यम से हो, बिजली के माध्यम से हो, तो इस चीजें लोगों को दिखती है। और जिस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, जीएसटी का कलेक्शन जिस तरीके से बढ़ा है, हमने बजट में जिस तरीके से पहले के मुकाबले सुधार हुआ है और उसी पर जनता ने भरोसा दिखाया। अब कांग्रेस यहाँ पर कैसे भरोसा जताती है, ये एक बड़ा सवाल है। राहुल जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैं अभी भी कहूंगा कि कांग्रेस को अपने संगठन में परिवर्तन करते हुए अगर वो इस तरह के रणनीतिकारों को लाते हैं तो बुरा नहीं है ये फैसला, लेकिन आपको उस रणनीतिकार के ऊपर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अलग अलग दलों में घूमते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में होता है, जदयू में भी होता है,
तो वो कई जगह अच्छे परिणाम देते हैं, कई जगह उनके बाद पार्टी में असंतोष की स्थिति भड़क जाती है। अभी जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में काफी शानदार परिणाम दिया, लेकिन उसके बाद जब म्युनिसिपल्स के स्थानीय चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने कैंडिडेट एक पक्षी ढंग से घोषित कर दिए थे, और उसको लेकर टीएमसी को लेकर एक बड़ी टीएमसी फंस भी गई थी उस स्थिति में। तो वहां पर टीएमसी से उनके अलगाव की भी स्थितियों को देखा है। तो वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन आपको उसके अतिरिक्त कई सारे फैक्टर्स पे आपको काम करने की जरूरत है। बाकी सारी चीजों पर भी ध्यान देना होगा, तभी कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सके। बोल रहा हूँ जी, लेकिन अभी देखें ना कि आपके डॉलर, जी बात पूरी, मैं खाली एक लाइन कर रहा हूँ कि जैसे डॉलर अचानक से अभी मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, हाँ। तो आपको आर्थिक मामलों पे सरकार को आपको घेरना चाहिए, विपक्ष को, कि ये घेरने की स्थिति है। आप घेरते हैं तो मतलब सरकार के घेरने से सरकार अपने निर्णयों में जो त्रुटियां होती है उसको दूर करती है, लोकतंत्र के लिए बेहतरी होती है। तो कांग्रेस के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि वो किस प्रकार से आर्थिक मुद्दों को सरलता से जनता को समझाती है, उसमें सरकार से जो विफलताएं होती है उसको जनादेश के रूप में उसको जनता के बीच में ले जाए, सरकार उन त्रुटियों को दूर करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए उनको। ठीक है चंद्रेश जी, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा विवेक जी की बात का। बिल्कुल मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर मुद्दों पर ध्यान दी हुई है और बहुत युद्ध स्तर पर हमारी रणनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर घेरने के लिए हम एक सफल रणनीति बनाने में कामयाब होंगे और 2024 में यह देखने को भी मिलेगा। मैंने जो बात कहा कि जनता को भय के कारण वोट दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि जनता भयभीत है। मैं उस दौर की बात कर रहा था जब जर्मनी में हिटलर ने जो जनता को भय दिखाकर वोट लिया, ऑस्ट्रिया में मुसोलिनी ने जो जनता को भय दिखाकर वोट लिया और अपने देश के लोगों को, देश को बर्बाद कर दिया, उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है और उसे रोकना हमारा दायित्व और कर्तव्य है और हम उस कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक करेंगे। चंद्रेश जी, अब देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। चंद्रेश जी, देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, इस तरह के आरोप मत लगाइए आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रशांत किशोर आखिर कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी और साथ ही कांग्रेस पार्टी में कितनी मजबूती होगी ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।